हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और मैं आपको जब भी कोई खबर आए किसी भी रिजल्ट्स को लेकर और न्यूज़पेपर में इस तरह का छपे कि किसी कंपनी के रिजल्ट्स बेकार आए हैं, 45% डाउन है या 50% अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, तो उसको हमें किस तरीके से लेना चाहिए और किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए, मैं एक एग्जांपल के रूप में आपको बताऊंगा। जैसे अभी एशियन पेंट्स के रिजल्ट आए, तो एशियन पेंट के रिजल्ट्स में ये एक दिन पहले की खबर है क्योंकि कल रिजल्ट्स आए थे। और आप देख सकते हो कि एशियन पेंट क्वार्टर फोर रिजल्ट्स वॉल्यूम ग्रोथ 1.8%, बट बिलो एस्टिमेट नेट प्रॉफिट फॉल्स 45%। मनी कंट्रोल ने भी सेम ही यहाँ पर पब्लिश किया, नेट प्रॉफिट फॉल्स 45%। उसके बाद में इकोनॉमिक टाइम्स एशियन पेंट्स क्वार्टर फोर रिजल्ट्स पैट फॉल्स 45% ईयर ऑन ईयर एज वीक डिमांड बाइट्स। Asian Paints quarter four results profit drops 45% to 700 crore amid weak demand। तो वीक डिमांड के चलते यहाँ पर अब अगर आप इस पूरी न्यूज को पढ़ोगे तो आपको क्या नजर आएगा? आपको सिर्फ एक चीज नजर आएगी कि वीक डिमांड के चलते जो प्रॉफिट है वो 45% डाउन हो गया। राइट। अब हम इसको एक बार जाकर देखते हैं कि रिजल्ट्स में ऐसा कहाँ 45% का डाउन साइड है। हम यहाँ पर एशियन पेंट्स में गए, screener.in पर यहाँ क्वार्टर में गए और क्वार्टरली रिजल्ट्स में हमने देखा मार्च 2025 के रिजल्ट्स। नाउ ऑफ कोर्स यहाँ पर डाउन है नेट प्रॉफिट। जब हम इसको कंपेयर करते हैं लास्ट ईयर के सेम प्रॉफिट से, यानी कि लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर के प्रॉफिट से मार्च 2024 का जो प्रॉफिट था दैट वाज 1275 करोड़ एंड नाउ दिस इज 701 करोड़। राइट। तो अगर 1275 करोड़ के कंपैरिजन में हमारा प्रॉफिट 701 करोड़ रह गया है, तो ऑफ कोर्स ये एक बहुत बड़ी गिरावट है। 45% का माइनस होना यानी कि ऑलमोस्ट आधा रह जाना, और वहां पर साथ में टैगलाइन क्या लिखा होना? टैगलाइन यहाँ पर लिखा होना कि ड्यू टू वीक डिमांड, वीक डिमांड्स एंड यहाँ पर वीक डिमांड, ये साफ साफ लिखा रहेगा। आप इसको फर्दर फुल कवरेज पे भी जाओगे और बाकी भी देखोगे तो भी यहाँ पर सेम ही चीज छपी होगी, कोई डिफरेंट यहाँ पर नया कुछ नहीं निकल कर आएगा। नेट प्रॉफिट स्लम्प्स 45%, प्रॉफिट फॉल्स 45%, वीक अर्बन डिमांड टू ड्रैग प्रॉफिट 45%, and 45% weak demand 45%, everywhere the same line। नाउ एक बार डिटेल में देखते हैं कि क्या वीक डिमांड के चलते 45% कम हुआ है या इसके दूसरे भी कुछ रीजंस हैं। तो जब हमने मोटा मोटा नेट प्रॉफिट देख लिया तो नेट प्रॉफिट तो समझ में आता है, 1275 करोड़ के कंपैरिजन में 701 करोड़ आना ये 45% कम है। लेकिन अगर हम देखें तो लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में जो इनकम टैक्स रेट था, यानी कि जो इन्होंने इनकम टैक्स पे किया था, दैट वाज 21% ऑफ द प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड नाउ दिस इज 31%। तो 50% इन्होंने टैक्स ज्यादा पे किया इस बार। तो क्या इस चीज का इंपैक्ट ये नहीं है? ये इस चीज का भी उतना ही, यहां पर इस चीज का भी उतना ही बड़ा डिफरेंस है। एक 50%, अगर यहां पर भी इन्होंने 21% टैक्स पे किया होता, ध्यान से समझो, जैसे इन्होंने यहां मार्च 2024 में 21% इनकम टैक्स पे किया था, अगर इन्होंने अभी भी 21% इनकम टैक्स पे किया होता तो 1022 से यहां पर 210 करोड़ कम हो जाते। यानी कि यहां पर ये फिगर जो नेट प्रॉफिट है 701 करोड़ होने के बदले 810 करोड़ होती, और 810 करोड़ होती तो 1275 करोड़ से जब 810 करोड़ को कंपेयर करते तो ये जो डाउन साइड है ये 45% नहीं रहती, फिर ये 34% या 30% या 32% के आसपास रह जाती। एग्जैक्ट कैलकुलेशन कैन बी डन। राइट। तो एक तो ये यहां पर इंपैक्ट हो गया, जिसका किसी भी चीज से, जिसका हमारी सेल से कोई लेना देना नहीं है। आप ध्यान से समझना, इस बात का वीक डिमांड से कुछ भी लेना देना नहीं है। लेकिन ना 45% डाउन ड्यू टू वीक डिमांड, वीक डिमांड का यहां इस 110 करोड़ का जो इंपैक्ट है, जस्ट बिकॉज लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 21% इनकम टैक्स पे किया था, अभी 31% किया है, इसकी वजह से 110 करोड़ का इंपैक्ट है। नाउ क्वेश्चन कैन कम के विवेक भाई तो ये ऐसा कैसे होता है? देखो, एडवांस टैक्सेस हैं, फाइनल पेमेंट्स हैं। अगर पहले एडवांस टैक्स ज्यादा दे दिया तो फाइनल टैक्स कम होगा, पहले एडवांस टैक्स कम दिया तो फाइनल टैक्स कम होगा। ये तो अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं, जो भी टोटल निकल के आएगा वो आएगा। तो टैक्स का इंपैक्ट तो हमें यहाँ पर फैक्टर इन करना पड़ेगा, उस चीज को समझना पड़ेगा। इससे अलग यहाँ पर पहले डेप्रिसिएशन कितना था? 226 करोड़। अभी डेप्रिसिएशन कितना है? 301 करोड़। तो ये जो 75 करोड़ का डेप्रिसिएशन इंक्रीज हुआ है,
और डेप्रिसिएशन किस चीज पर लगता है? डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट्स पर लगता है। तो पहले फिक्स्ड एसेट्स कम होंगी, अभी फिक्स्ड एसेट्स बढ़ गई। तो क्या ये पैसा किसी को देना होता है हमने डेप्रिसिएशन का? डेप्रिसिएशन का पैसा कभी किसी को दिया नहीं जाता। ये कंपनी के पास ही रहता है। ये सिर्फ एक अकाउंटिंग एंट्री होती है, ये पैसा किसी को देना नहीं होता। ये इस तरीके से है कि सपोज हमने 1000 करोड़ 1000 करोड़ की कोई फैक्ट्री लगाई। अब उस 1000 करोड़ की फैक्ट्री का अगर यहाँ पर एस्टिमेटेड लाइफ 20 इयर्स है, तो इस 1000 करोड़ रुपीस को 20 इयर्स में इक्वली डिवाइड करके डब्ल्यूडीवी पर या फिर सिंपल रेट से जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज डिफाइन करती हैं उस हिसाब से यहाँ पर एक्सपेंसेस के रूप में दिखाया जाएगा। तो अगर एक जनरल एग्जांपल लें यहाँ पर, तो 1000 करोड़ को 20 ईयर से डिवाइड किया, यानी कि 50 करोड़ रुपीस हम एक्सपेंस दिखाएंगे डेप्रिसिएशन के रूप में हर साल। क्या ये 50 करोड़ रुपीस हमने किसी को देने हैं? किसी को भी नहीं देने। एक्चुअल में तो ये 1000 करोड़ ऑलरेडी दिए जा चुके हैं जब फैक्ट्री लगाई गई थी। लेकिन उस टाइम पर जब ये फैक्ट्री लगाई गई, उसको पूरे को एक्सपेंस नहीं दिखा सकते, क्योंकि वो एक्सपेंस नहीं है, वो एक एसेट है। अब इस एसेट ये धीरे-धीरे इसकी वैल्यूएशन कम होती है, तो पैसे किसी को दिए नहीं है, पैसे कंपनी में ही है, लेकिन ये एक्सपेंस के रूप में दिखाया जाता है। इस चीज को जो ऑनलाइन क्लास की वीडियोस मैंने डाली हुई हैं, उसमें जो पूरी फाइनेंशियल बैलेंस शीट्स और P&L स्टेटमेंट को पढ़ने वाली जो एक पूरा सेशन है 3 आवर्स का, उसमें डिटेल में समझाया हुआ है। उसको आप देखोगे तो वापस से रिमाइंड हो जाएगा। वैसे आप सब जानते हो, ऑलरेडी देख चुके हो इतनी बार क्लासेस को। तो यहाँ पर 75 करोड़ रुपीस का इंपैक्ट ये हो गया। उसके बाद में अदर इनकम। अदर इनकम लास्ट ईयर कितनी थी? 212 करोड़। अभी कितनी है? -60। और हमेशा हमेशा से यहां पर क्या आता है? हमेशा से यहां पर प्रॉफिट आता है। कभी 200 करोड़ का, कभी 100 करोड़ का, कभी 200, कभी 100। तो ये इंपैक्ट कैसे आया? अदर इनकम में जाके इसको डिटेल में देखते हैं कि एक्सेप्शनल आइटम कितना है और नॉर्मल इनकम कितनी है। तो सबसे पहले तो जो नॉर्मल इनकम 200 करोड़ होती थी, वो भी कम होकर 123 करोड़ हो गई। तो 100 करोड़ रुपीस का तो यहां इंपैक्ट है। अब जो ये अदर इनकम नॉर्मल है, ये अदर इनकम नॉर्मल होती क्या है? ये हमारी जो इन्वेस्टमेंट है ना, जो यहाँ पर ये इन्वेस्टमेंट्स हैं, ये इनके ऊपर आती है। जो या जो कैश है, जो फिक्स्ड डिपॉजिट है, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आता है, ये वो है। या फिर कोई रेंटल इनकम आती है, वो है। या कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है, उसके ऊपर डिविडेंड आया, ये वो है। अब जब यहाँ पर 100 करोड़ रुपीस का इंपैक्ट अदर इनकम में है, तो क्या ये वीक डिमांड है? क्या ये 100 करोड़ रुपीस वीक डिमांड की वजह से है? वीक डिमांड का इसका कोई लिंक ही नहीं है। यहाँ तो सेल्स का इससे कोई लिंक ही नहीं है। दिस इज अदर इनकम, इट हैज नथिंग टू डू विद द वीक डिमांड। तो ये 100 करोड़ भी यहाँ पर एडजस्ट होने चाहिए। उसके बाद में 183 करोड़ रुपीस एक्सेप्शनल आइटम है, यानी कि इन्होंने किसी पर्टिकुलर कोई पुरानी मशीन को या पुरानी एसेट को यहाँ पर राइट ऑफ किया है, और ये एक्सेप्शनल आइटम है। क्या ये 183 करोड़ रुपीस जो लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में जीरो था, अभी 183 करोड़ रुपीस का तो इंपैक्ट ये भी हो गया, तो क्या ये भी वीक डिमांड है? अगर इन सब का टोटल करोगे ना, तो ये इतना बड़ा फर्क निकल कर आएगा कि वीक डिमांड की वजह से छोटा सा इंपैक्ट आपको नजर आएगा। तो यहाँ पर ये भी वीक डिमांड नहीं है। तो 183 करोड़ यहाँ पर हो गए। 100 करोड़ का इंपैक्ट हमारा यहाँ हो गया, 283 करोड़ हो गए। 283 करोड़ में 75 करोड़ यहाँ पर हो गए। हाँ, तो ये हमारा 283 करोड़, हाँ 283 करोड़ एंड प्लस 75 करोड़, तो ऑलमोस्ट 350 करोड़ के आसपास ये हो गए। अब 350 करोड़ में आप ये देखो, उसके बाद में यहाँ पर इंपैक्ट था, ये 21% होता और 31% है, तो 100 करोड़ का ये इंपैक्ट है, तो 450 करोड़ रुपीस का इंपैक्ट आ गया है। तो अब ये 450 करोड़ रुपीस का जो इंपैक्ट है, इसको क्या बता दिया गया? इसको हेडलाइन में बस छाप दिया गया कि 45% नेट प्रॉफिट डाउन बिकॉज ऑफ वीक डिमांड। It is not because of weak demand, it is because of multiple factors we should keep in mind. अब इन सब चीजों को हम एक बार यहां पर ध्यान से देखते हैं। क्या ये सब चीजें इन्होंने डिटेल में कहीं लिखी हैं क्या? अगर इसको ओपन करके देखोगे तो एक छोटा सा यहां पर आर्टिकल है, और कहीं पर भी इन सारे फैक्टर्स को कंसीडर नहीं किया गया है। कहीं पर भी नहीं लिखा गया कि डेप्रिसिएशन वाज द इंपैक्ट, हायर टैक्स रेट वाज द इंपैक्ट। इस पूरे आर्टिकल में आप कहीं भी पढ़ लेना, ना तो डेप्रिसिएशन की बात की, ना हाई इनकम टैक्स रेट की बात की, और ना ही यहाँ पर इन्होंने जो एक्सेप्शनल आइटम है उसकी बात की, और ना ही अदर इनकम कम हुई है उसकी बात की। कोई बात नहीं की, सिर्फ मार्जिन को लेकर बात की गई। जबकि मार्जिन का इंपैक्ट कितना है? मार्जिन का इंपैक्ट सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, इट वॉज 19% एंड नाउ दिस इज 17%, इट इज ओनली 2%।
अगर इसको ओवरऑल भी देखने लगो तो 1691 करोड़ के ऑपरेटिंग प्रॉफिट के कंपैरिजन में दिस इज 1436 करोड़, यानी कि 250 करोड़ रुपीस का फर्क है। एंड 1691 करोड़ के ऊपर 250 करोड़ रुपीस इज जस्ट 15%। तो 15% का नेट मींस प्रॉफिटेबिलिटी में 15% में एंड यहां पर 45% में जमीन आसमान का फर्क है। तो हमें क्या लगता है कि ये सारे रेट 31% ही रहने वाले हैं हमेशा? नो, इट विल नॉट बी लाइक दिस। क्यों? क्योंकि ईयरली जो रेट है वो तो 24% 25% ही है जो सबके ऊपर अप्लाई होता है। तो 31% इज नॉट गोइंग टू रिमेन सेम। जहां तक डेप्रिसिएशन की बात है, डेप्रिसिएशन इज नॉट द आइटम जो जिसके ऊपर कैश हमारा बाहर जाता हो। अदर इनकम इट विल कम अप अगेन, नॉर्मल अपने आप से हो जाएगी। एक्सेप्शनल आइटम ये आना बंद हो जाएगा अपने आप से, क्योंकि हमेशा नहीं होता है। हमेशा से इस तरह के मींस सडनली एक्सपेंसेस नहीं आते हैं जो एक्सेप्शनल हो, जो मार्केट के जो बिजनेस से रिलेटेड ना हो, वो नहीं आते हैं। फर्दर यहां पर एक और बात क्या आती है, अब हम बैलेंस शीट में जाते हैं कि जो इनकी सेल्स कम हुई है, क्या ये सेल्स हमेशा ऐसे ही कम रहेगी जो कंपैरिजन में यहां पर 8731 करोड़ रहा और 8359 करोड़ के कंपैरिजन में, क्या ये हमेशा कम रहने वाली है? बैलेंस शीट में अगर जाकर देखोगे तो जो इनकी फिक्स्ड एसेट 7147 करोड़ थी, दैट इज नाउ 9220 करोड़। यहां पर 2000 करोड़ से फिक्स्ड एसेट्स बढ़ गई है, एनसीडब्ल्यूआईपी अभी भी है, यानी कि 1254 करोड़ से ये और बढ़ जाएगी। यानी कि जो कैपेसिटी है वो लगातार इंक्रीज हो रही है। डिटेल में जाकर देखेंगे तो डिटेल में इसका ब्रेकअप इन्होंने अभी नहीं दिया है जो पता चले, और अगर डिटेल में भी सेम ही चीज बढ़ती हुई नजर आएंगी जैसे अभी तक बढ़ती हुई बाकी चीजें नजर आई हैं। जैसे लैंड बढ़ती हुई नजर आई है, बिल्डिंग बढ़ती हुई नजर आई है, यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी बढ़ती हुई नजर आई है, इक्विपमेंट्स बढ़ते हुए नजर आए हैं, फर्नीचर बढ़ते हुए नजर आए हैं, आपके व्हीकल्स बढ़ते हुए नजर आए हैं, इंटेंजिबल एसेट्स बढ़ते हुए नजर आए हैं। एवरीथिंग इज गोइंग अप ओनली। और जब ये सेल्स है, सेल्स सेम रेशो में ऑलमोस्ट बढ़ती है जिस रेशो में हमारे फिक्स्ड एसेट्स बढ़ते हैं। अगर आप यहां पर ध्यान से देखो, 2500 करोड़ रुपीस की जब फिक्स्ड एसेट्स थी और अभी इससे पहले 7000 करोड़ रुपीस तक की फिक्स्ड एसेट्स हुई, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हुई। आप यहां पर सेल्स भी अगर देखोगे तो 12000 करोड़ से बढ़कर ये 35000 करोड़ हो गई, 3 टाइम्स हो गई। तो ये तो सेम रेशो में चलता है। अभी जब यहां पर 7100 करोड़ से बढ़कर ये 9220 करोड़ हो गई है, तो आगे चल के सेल्स भी बढ़ेगी। सेल्स बढ़ेगी, अपने आप से प्रॉफिटेबिलिटी यहां पर बढ़ जाएगी। जो फालतू के ये चीजें आई हैं ये आनी बंद हो जाएंगी। और जो स्टॉक प्राइस यहां पर इतना ज्यादा नीचे गिरा हुआ है वो वापस से कम वहां तो जाएगा जहां से टूट कर आया है, जो लगातार यहां पर स्टॉक प्राइस बार बार ऊपर हिट करता था। और अगर करंट प्राइस से लेकर हम वहां तक की बात भी करने लगे तो एक छोटा सा पॉइंट आप समझना, दिस इज 47% करंट प्राइस से लेकर। अब एक चीज मैं छोटी सी कहना चाहता हूं कि वापस से प्रॉफिटेबिलिटी बढ़कर जो इनका हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट होता था, अगर हम ईयरली प्रॉफिट की बात करने लगे जो 5558 करोड़ है, अभी यहाँ पर कम हो गया है। उसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं। मल्टीपल फैक्टर्स में क्या क्या आते हैं आप ध्यान से समझो। एक तो ये मार्जिन का तो फर्क है ये 1500 करोड़ का, लेकिन पिछले क्वार्टर्स में ये मार्जिन का इंपैक्ट ज्यादा था, इस बार मार्जिन का इंपैक्ट कम है। सिचुएशंस यहाँ पर इंप्रूव हुई हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे पहले मार्जिन यहाँ पर कितना था, 20%, 23%, जो रिलेटिव टर्म्स में हम बात करें तो दिसंबर 23 यहाँ पर 23% था। फिर उसके बाद कितना हुआ, 19%, 4% का गैप था। उससे पहले सितंबर में कितना था, 20%। सितंबर में यहां पर कितना हुआ, 15%, 5% का गैप था। उससे पहले जून की अगर बात करें कितना था, 23%। यहां पर कितना था, 19%। यहां पर भी 4% का गैप था। अभी तो बल्कि जो रिलेटिव इनका डाउन साइड चल रहा था ना मार्जिन प्रेशर का लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में, वो तो बेटर हुआ है। लास्ट 3 क्वार्टर्स में जो डिफरेंस था उससे पहले के क्वार्टर्स के कंपैरिजन में 4% एंड 5% का था, नाउ इट हैज बीन रिड्यूस्ड टू 2%। द सिचुएशन इज बेटर। और यहां पर लाइफ टाइम हाई जो बार बार रेंज आता है वहां तक 47% है। 2 इयर्स भी लगे हैं अगर, तो 2 इयर्स में इतनी बड़ी कंपनी में 47% इज नॉट ए स्मॉल डील, इट्स ए बिग प्रॉफिट। अब यहां पर पॉइंट ये आता है, विवेक भाई क्या आप रिकमेंड कर रहे हो? मेरे रिकमेंड करने ना करने से कोई पैसे नहीं कमाता है यहाँ पर। समझ आपको अगर आती है चीजें यहाँ पर तो आप ज्यादा अच्छे से कमा पाते हो। उसका रीजन मैं बताता हूँ। मैंने सपोज रिकमेंड कर भी दिया, बीइंग रिसर्च एनालिस्ट, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट एंड बीइंग सेबी रजिस्टर्ड पोर्टफोलियो मैनेजर्स, अगर मैंने यहाँ पर रिकमेंड कर भी दिया विच वी आर अलाउड,
तो भी आपको क्या लगता है कि सब लोग इसमें बराबर पैसे कमाएंगे? नहीं, जब तक आप खुद से स्टडी नहीं करोगे, जब तक आप खुद की कन्विक्शन नहीं लेकर आओगे, जब तक आप इसमें अपनी डिसिप्लिन नहीं लेकर आओगे दैट वी शुड नॉट इन्वेस्ट मोर देन 5% इन वन स्टॉक, इस तरह की डिसिप्लिन नहीं लाओगे, आपकी खुद की समझ ही आपको किसी भी स्टॉक में और ज्यादा नीचे गिरने पर बनाए रख सकती है। कोई भी दूसरा इंसान सिर्फ आपको सिखा सकता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। एक जो छोटी सी मिस्टेक हम लोग जनरली करते हैं ना, कि अगर ये स्टॉक यहाँ पर कुछ टाइम के लिए सेम रेंज में अटका भी रह गया ना, आप ध्यान से समझना, कि अगर यहाँ पर ये इसी तरीके से अटका रह गया किसी भी रीजन से, और इस पीरियड में अगर निफ्टी यहाँ पर ऐसे लगातार ऊपर चली गई, तो सब क्या करेंगे, इसको कंपेयर करना शुरू कर देंगे, हमेशा कंपेयर करना शुरू कर देंगे, इट्स बैड, ये तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए था, दिस इज ए बैड स्टॉक। कंपेयरिंग योर स्टॉक्स विद निफ्टी ऑल द टाइम इज नॉट ए गुड आइडिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर स्टॉक का अपना समय है, और यहाँ पर अगर निफ्टी से कंपेयर करना है ना हमने, तो हमें निफ्टी में ट्रेड करना चाहिए, फिर हमें निफ्टी के ईटीएफ में पैसे लगा देने चाहिए, एंड एवरी टाइम यू विल सी कि आपसे आगे निफ्टी कभी नहीं निकली। अगर निफ्टी से कंपेयर करना है, निफ्टी ईटीएफ ले लो, आपसे आगे निफ्टी कभी नहीं निकल पाएगी, आप इस चीज को लिख सकते हो। जो कहते हैं ना स्टॉक मार्केट में गारंटी वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, आई कैन गिव यू गारंटी, अगर आप निफ्टी ईटीएफ लेते हो ना, तो निफ्टी आपसे आगे नहीं निकल पाएगी। अगर आप बैंक निफ्टी से कंपेयर करते हो तो बैंक निफ्टी ले लो, आप निफ्टी 500 से कंपेयर करते हो तो निफ्टी 500 ही ले लो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप मीन्स बैट तो लगा रहे हो एक स्मॉल कैप पे और रिटर्न चाह रहे हो आप लार्ज कैप की, आप और सेम वाइस वर्सा, मीन्स यहाँ पर अगर आप बैट तो लगा रहे हो स्मॉल कैप पर और सेफ्टी चाह रहे हो लार्ज कैप की, या फिर आप बैट तो लगा रहे हो लार्ज कैप पर लेकिन रिटर्न चाह रहे हो आप स्मॉल कैप की, ये दोनों ऐसे नहीं होना चाहिए। जब हम निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी की बात हमेशा करनी चाहिए, तब भी करनी चाहिए जब कोई स्टॉक 2 साल के अंदर अंदर डबल हो जाता है और निफ्टी डबल नहीं होती, तब हम खुश होते हैं। लेकिन अगर निफ्टी की स्पीड से हमारे स्टॉक्स नहीं चले तो हम दुखी होते हैं। ये दुख और सुख सिर्फ और सिर्फ समझ की कमी है। अदरवाइज निफ्टी से कंपेयर करना है तो निफ्टी ईटीएफ लेना चाहिए, और स्टॉक्स को अगर हम स्टॉक्स के ऊपर बैट लगाते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो बड़ा सिंपल सा क्राइटेरिया है कि इतने अच्छे एक्सपेंशन के साथ अगर 2 इयर्स भी लग गए इस स्टॉक को वापस से टॉप पर आने में, और हमारे 47-48% बन गए, तो क्या ये बेकार डील है? क्या ये अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं है? क्या ये सेफ इन्वेस्टमेंट नहीं है? लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी क्या स्टॉक यहां खरीदने के बाद में नीचे नहीं जा सकता? एनी स्टॉक, आई एम सेइंग एनी स्टॉक, चाहे जितना मर्जी नीचे हो, जितनी मर्जी वैल्यूएशन अच्छी हो, जितने मर्जी रीजंस हो ऊपर जाने के, उसके बाद भी खरीदने के बाद नीचे जा सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है, इस चीज को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, और इस बात से हमें फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए। फर्क पड़ेगा अगर कंपेयर करेंगे। कंपेयर करना छोड़ो, अपने ऑब्जेक्टिव्स पर ध्यान दो, अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज के बेस पर ट्रेड करो, और यहाँ पर सीखते रहो, अपनी कन्विक्शन के बेस पर ट्रेड करो, दूसरों से सीखो, और अपनी कन्विक्शंस के बेस पर ट्रेड करके पैसे कमाओ। यहाँ पर जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। आई विल कीप ऑन शेयरिंग माई एक्सपीरियंस विद यू। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत।